चलिए रिकॉर्डिंग मोड पर आ गया। इसको देखते हैं आज वैधव्य योग कुंडली में कैसे बनता है। और एक चार्ट है मैंने डाला हुआ है। डेट ऑफ बर्थ मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को परेशानियां भी हो जाती है। एक डेट ऑफ बर्थ मैंने बाल किशन जी को दिया है, उसका चार्ट हम लोग डेट ऑफ बर्थ के साथ प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है जी सर। देखिए आप लोगों को नियम बता देता हूँ कुंडली में वैधव्य योग कैसे बनता है। किसी स्त्री के पति की जल्दी मृत्यु कैसे हो जाती है वो स्थिति आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका वीडियो मैं दे दूंगा और कल का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, किसी दिन आज कल में ही दे दूंगा आप लोगों को लिंक बना के। समय नहीं मिला उसे मुझे एडिटिंग गुरुजी करने। कल का दे देना, क्लास मिस हो गई थी कल हाँ दे बिजी था दूंगा, वो गुरु। एडिटिंग करने का समय नहीं कल मिला गोपाल था। जी नहीं थे। हाँ मैं बाद में लेट ज्वाइन हुआ था जी। ओके ओके दे दूंगा उसका भी लिंक मैं आपको। कल नेटवर्क भी प्रॉब्लम दे प्रणाम रहा था। हाँ नमस्ते प्रियंका जी। चलिए देखते हैं कैसे बनता है, इसके बाद चार्ट पर डिस्कस करेंगे। देखिए कुंडली में कुछ योग होते हैं ये वैधव्य योग बनने के, इसके कारण क्या होते हैं उसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए आप सभी जानते हैं 7th हाउस विवाह का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है आपका। ये 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस भाव में मंगल और पाप ग्रहों की स्थिति अगर हो तो कन्या के वैधव्य योग की ओर इशारा करता है। मंगल तो है ही, और भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे क्या स्थिति बनती है इसके लिए। और ये ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं चीजें बताऊंगा एक योग होने से ये घटित नहीं होगा, कम से कम 2 या 3 योग इसमें जरूरी हैं। इसके साथ ही नवमांश कुंडली को भी आप लोगों को देखना होगा। नवमांश कुंडली में भी कैसे देखेंगे, जैसे यहाँ मैंने नवमांश को रखा है तो आप लोगों को उसके बारे में भी यहाँ बताऊंगा कैसे देखते हैं। अब इस कुंडली में हम बात करेंगे थोड़ी देर में, पहले नियम समझ लेते हैं। देखिए चंद्रमा से 7वें या 8वें भाव में पाप ग्रह हों, यानी चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से 7th हाउस या 8th हाउस में पाप ग्रह चले जाएं और ये योग कहीं लग्न या सप्तम अष्टम में बने तो और ज्यादा प्रभावी हो जाता है। इसके बाद मेष या वृश्चिक राशि में राहु और 8वें या 12वें भाव में, अगर मेष ध्यान दीजिएगा, मेष या वृश्चिक राशि में राहु हो, अगर 8वें या 12वें भाव में हो तो ये वैधव्य योग बनाता है। मेष या वृश्चिक में 8वें या 12वें भाव में अगर हो, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि 8th हाउस में और 12th हाउस में राहु हो तो यह वैधव्य योग बनाता है, लेकिन मेष और वृश्चिक में ही होना चाहिए। लेकिन उसके साथ भी यह देखना है कि जो विवाह का कारक गुरु है उसकी क्या स्थिति है और सप्तम भाव की क्या स्थिति है। देखिए जो मैंने राहु के बारे में बताया है यह योग वृषभ लग्न पर लागू होगा, कन्या लग्न पर लागू होगा और धनु लग्न में लागू होगा। फिर से समझिए शायद कोई कंफ्यूजन ना रहे। मेष या वृश्चिक राशि, मेष या वृश्चिक राशि, वृषभ मैंने बोला था, सॉरी, उसको आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। मेष या वृश्चिक राशि में राहु अगर 8वें या 12वें भाव में हो तो यह वैधव्य योग बनता है। तो यह योग वृषभ में बनेगा, कन्या में बनेगा और ये आपके धनु लग्न में बनेगा। कैसे बनेगा समझिए। वृषभ में अगर वृषभ की बात करें तो 12वें भाव में मेष राशि आएगी तो यहाँ राहु आ जाएंगे। कन्या अगर हो तो 8वें भाव में मेष राशि आएगी और यहाँ पर राहु हो जाएंगे। और धनु लग्न हो तो यहाँ पर 8वें भाव में वृश्चिक आएगी, यहाँ भी राहु हो जाएंगे। तो इन लग्नों में खास करके यह प्रभाव बनता है जब मेष या वृश्चिक राशि में राहु अगर 8वें या 12वें भाव में हो तो वैधव्य योग का पूर्ण रूपेण फल प्राप्त होता है। अगर सप्तम भाव भी आपका पीड़ित हो, सप्तमेश भी पीड़ित हो तो, और गुरु भी पीड़ित हो तो ये सब चीजें बनेंगी तो निश्चित रूप से, और ये प्रैक्टिकली देखा गया है वैधव्य योग बनने का। अब देखिए आगे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा तो इसे क्लियर भी कर दूंगा मैं, समझिए और चीजों को। मकर लग्न में अगर हो तो सप्तम में कर्क राशिगत सूर्य हो, अगर आपकी किसी की कुंडली देख रहे हैं मकर लग्न की कुंडली हो तो सप्तम भाव में कर्क राशि में सूर्य हो, मंगल के साथ हो तथा चंद्रमा पाप पीड़ित हो। मकर लग्न की कुंडली हो, सप्तम भाव में सूर्य मंगल के साथ हो दोनों, यानी कि सप्तम भाव में हो और चंद्रमा पूरी तरह से पाप पीड़ित हो जाए तो यह वैधव्य योग बनता है कुंडली में। इसके बाद
लग्न और सप्तम दोनों स्थानों में पाप ग्रह हो, पूरी तरह से पाप पीड़ित हो दोनों स्थान, और गुरु तथा चंद्र भी आपके पीड़ित हो तो वैधव्य योग बनता है। इसके आगे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये वीडियो समय से दे दूंगा, आज ही दे दूंगा ये वीडियो। सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तथा चंद्रमा छठे या सातवें भाव पर हो और गुरु भी पीड़ित हो। सप्तम भाव में पाप ग्रह होने चाहिए और चंद्रमा छठे या सातवें भाव में हो और गुरु भी पीड़ित हो तो यह वैधव्य योग की ओर इशारा करता है। आगे समझिए, यदि अष्टमेश सप्तम में हो, यानी कि 8th लॉर्ड सप्तम में हो, सप्तमेश को पाप ग्रह देख रहे हो और सप्तम भाव पाप पीड़ित हो, अष्टमेश सप्तम में हो, सप्तमेश को पाप ग्रह देख रहे हैं और सप्तम भाव पूरी तरह से पीड़ित है तो वैधव्य योग बनेगा। छठे का स्वामी सातवें में चला गया हो, सातवें का स्वामी आठवें में चला गया हो, आठवें का स्वामी 12वें में चला गया हो और गुरु भी पीड़ित हो और सप्तम भाव भी पाप पीड़ित हो तो यह वैधव्य योग की ओर इशारा करता है। तो ये योग भी हैं। अब देखिए, छठवें और आठवें भाव के स्वामी यदि छठवें या 12वें में पाप ग्रहों के साथ हो, 6th हाउस एंड 8th हाउस के स्वामी यदि छठे में या 12वें भाव में पाप ग्रहों के साथ हो तब भी यह योग बनता है। आगे समझिए, जन्म लग्न के सप्तम अष्टम स्थानों के स्वामी पाप पीड़ित हो, आपकी लग्न कुंडली के 7th एंड 8th हाउस के स्वामी पाप पीड़ित होकर छठवें या 12वें भाव में चले जाएं और गुरु भी आपके पीड़ित हो जाए, सप्तम भाव भी पीड़ित हो जाए तो वैधव्य योग बनता है। इसके अलावा पाप ग्रहों से दृष्ट पाप ग्रह हो यदि अष्टम भाव में, ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव में पाप ग्रह हो और वह सारे पाप ग्रहों से दृष्ट हो अष्टम भाव में ही और गुरु भी पीड़ित हो और साथ में नवमांश कुंडली का सप्तम भाव भी पीड़ित हो तो वैधव्य योग बनता है। अब ध्यान ये रखिएगा कि जो भी मैंने नियम बताए हैं उसमें एक योग कहीं बन जाए तो ये मत सोच लीजिएगा कि वैधव्य योग बनेगा। इसके लिए आवश्यक है कि कम से कम 2 या 3 योग जरूर बने। ये नियम होता है वैधव्य योग का। जितने भी नियम थे मैंने प्रैक्टिकली लागू होता है वो बता दिया है मैंने। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए यहाँ। बोलिए आप लोग। बालकिशन जी कोई दिक्कत? सर एक 8वां जो रूल लिखाया था ना, 8th हाउस में पाप ग्रह हो और पाप ग्रह देख रहे हूँ, यदि अष्टमेश सप्तम में हो। नहीं अष्टमेश सप्तम में नहीं। हाँ, कौन सा बोला आपने? सर आखिरी वाला जो नियम है। आखिरी, हाँ देखिए, जन्म लगने से सप्तम अष्टम स्थान वाला। जी सर। अगर आपके लग्न कुंडली से सप्तम और अष्टम स्थानों के स्वामी पाप पीड़ित होकर छठे या 12वें में चले गए हों, यानी कि 7th और 8th लॉर्ड पाप पीड़ित होकर छठवें में या 12वें में चले जाएं और गुरु भी पीड़ित हो जाए और नवमांश कुंडली भी पीड़ित हो जाए तो वैधव्य योग बनता है। अब इसके अलावा एक और बताया था मैंने, पाप ग्रह से दृष्ट पाप ग्रह, यानी कि 8वें भाव में पापी ग्रह बैठे हुए हैं और उन्हें पापी ग्रह देख भी रहे हैं और साथ में गुरु भी पीड़ित हो रहे हैं तब भी यह वैधव्य योग बनता है। अब इसको कुंडली पर अप्लाई हम लोग करेंगे। कोई दिक्कत है या कुछ नहीं छूट गया है तो आप लोग पूछिए, उसको मैं एक चौथे नंबर का रूल था ना सर, लग्न में गुरु चंद्रमा पीड़ित, ऐसा करके। लग्न, हाँ, लग्न और सप्तम दोनों स्थान पर पाप ग्रह हो और गुरु तथा चंद्र दोनों पीड़ित हो। जी। लग्न और सप्तम दोनों स्थानों पर पाप ग्रह स्थित हो और गुरु तथा चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित हो, और ध्यान दीजिएगा सप्तमेश भी यहाँ पीड़ित होना चाहिए तब यह वैधव्य योग बनेगा। सर इसमें कहीं शुक्र का नाम नहीं आया तो क्या महिला कुंडली के लिए लागू है? महिला कुंडली के लिए ही वैधव्य योग बनेगा ना, विधवा योग। जी सर। और विधुर योग के बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा मैं, ये महिला कुंडली की बात हो रही है अभी। ठीक है सर। उसके बारे में एक अलग से एपिसोड कर लेंगे हम लोग, उसमें शुक्र का रोल आ जाएगा।
वो अगले वीडियो में उसको ले लेंगे। अब आज इसको क्लियर कर लेते हैं, एक ही में हम लोग खिचड़ी बना देंगे हर चीज का, तो आप लोग भी नहीं सही ढंग से समझ पाइएगा। लेडीज का अलग रखिए, जी, जेंट्स बिल्कुल का सर। अलग रखिए, वो ज्यादा आप लोगों को समझने में हाँ। आसानी होगी। और देखिए, कभी भी मैं शुरू से कहता आया हूं कि जब भी विवाह का प्रेडिक्शन कीजिए, नवमांश कुंडली को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि नवमांश कुंडली बहुत चीजों को यहाँ दिखाएगा। अब देखिए इस कुंडली में क्या स्थिति लग रही है, आप लोगों को मैंने सभी नियम बताए हैं। इस कुंडली को आप लोग देखिए और इस कुंडली के बारे में कुछ बताइए। अशोक जी, बालकिशन जी, विजेंद्र जी, गोपाल जी, प्रियंका जी, सभी लोग अपना राय दीजिए। गुरु जी सप्तमेश अष्टम भाव में चला गया और चंद्रमा बुध सूर्य सप्तम में एक साथ। और को भी कुछ देखिए। गुरु शनि की राशि में हो गया। शनि केतु की दृष्टि पड़ शुक्र पर। और देखिए, अच्छे से देखिए, नवमांश कुंडली भी देखिए। केतु का दृष्टि पड़ रहा है सप्तम में। जो नियम बताए हैं उसमें से कुछ नियम आ रहे हैं कि नहीं इसमें? नवमांश में भी अगेन बुध छठे में चला गया, 12वां हो गया खुद से। बिल्कुल। और चौथा गण पीड़ित है, सूर्य मंगल शनि केतु। बिल्कुल। और इसका चौथे का जो बुध है वो छठे घर में पहुंच गया जी। चंद्रमा 12वां हो गया। ओके। नवमांश में भी। बालकिशन जी, आपको क्या लग रहा है? सर सबसे पहली बात है, इसका जो लग्नेश है वो 6th हाउस में है। और उसके बाद में जो इसका सप्तमेश है वो भी 8th में चला गया है। 8th में चला गया। साथ में सप्तम भाव में ही सूर्य खुद मौजूद है। और चंद्रमा और बुध की युति अच्छी नहीं होती, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। चंद्रमा बिल्कुल बिल्कुल वो तो ठीक है। चंद्रमा अमावस्या योग बना है सप्तम भाव में। हाँ, चंद्रमा सूर्य एक साथ हो गए। बिल्कुल। राइट। सीमा जी, आप भी कुछ अपना विचार दिया कीजिए। सर दादा इधर हम मायके आए हुए हैं ना, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, कोई बात नहीं प्रियंका जी, इसका वीडियो मैं दे दूंगा। सर षष्टेश और अष्टमेश जो है वो दोनों के दोनों कंजंक्ट होके 7th में बैठ गए जाके। चलिए बालकिशन जी, मैं नियम कुछ इसका कुंडली के बारे में जो मुझे लग रहा है वो मैं बता देता हूँ, इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है? देखिए, ये एक महिला की कुंडली है। कुंडली में वृश्चिक लग्न उदित हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। 8 नंबर राशि है लग्न में। अब देखिए यहाँ पर वृषभ का चंद्रमा सप्तम भाव में सूर्य और बुध के साथ है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सप्तम भाव पीड़ित है चंद्रमा और सूर्य के होने से। अब आगे कुछ और चीजों को समझिए। अष्टमेश बुध और सप्तमेश शुक्र का राशि परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है ना? हाँ, शुक्र का राशि परिवर्तन है। हाँ। शुक्र से बुध का यानी 7वें से 8वें का राशि परिवर्तन है, जो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। 7वें से 8वें का राशि परिवर्तन। अब देखिए, विवाह भाव पर केतु की दृष्टि आ रही है। अब देखिए, जीवन साथी की आयु कैसे देखेंगे आप? सप्तम भाव से 8वां भाव जीवन साथी की आयु को बताएगा, यानी कि आपके लग्न कुंडली का दूसरा भाव। जैसे आपके आयु कितनी होगी वो आपका 8वां भाव बताता है। और सप्तमेश से 8वां भाव जो होगा आपके लग्न कुंडली का दूसरा भाव, वो जीवन साथी की आयु को बताता है। तो जीवन साथी के आयु के लिए दूसरे भाव और दूसरे भाव के स्वामी को देखा जाना बहुत जरूरी है। और यही डिपेंड करेगा कि आपकी पति की उम्र क्या होगी। अब देखिए, दूसरे भाव को सप्तमेश शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं 8वें भाव में बैठकर। देख रहे हैं ना? जी देख रहे हैं। तो यहाँ मंगल भी देख रहा है। सप्तमेश शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। अब देखिए कि द्वितीय गुरु शनि की कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव का स्वामी शनि के कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। और इन पर किसी का प्रभाव नहीं है। इस कुंडली में देख सकते हैं आप लोग, गुरु पर किसी का प्रभाव नहीं है। यहाँ गुरु शनि की राशि में बैठे हुए हैं, जो कि द्वितीय के स्वामी हैं।
अब देखिए कि यहाँ शनि तृतीयेश और चतुर्थेश हैं। तृतीय भाव के स्वामी भी शनि हैं और चौथे भाव के स्वामी भी शनि है। तृतीय भाव में जो कि स्थित हैं केतु के साथ, परंतु वक्री हैं। आप देख सकते हैं वक्री हैं, क्योंकि सूर्य से 9वें भाव पर आ रहे हैं। सूर्य से 5वें से 9वें ये हो तो शनि मंगल और गुरु वक्री होते हैं, तो यहाँ पर वक्री हैं। तो वक्री हैं और वक्री होने के कारण इनका प्रभाव तृतीय भाव पर भी होगा। वक्री ग्रह जो भी होता है वह अपने पिछले भाव का भी प्रभाव देता है, तो तृतीय भाव पर भी शनि का प्रभाव यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए, जीवन साथी के आयु को शनि प्रभावित करेंगे। पति की मृत्यु के समय इनकी आयु 34 वर्ष की थी। तो आप लोग ग्रहों की दशा से गणना कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसका डेट ऑफ बर्थ बता दूंगा ये जब क्लास खत्म होगा, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव विषय है कि किसी की कुंडली का डेट ऑफ बर्थ डालना उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ इसके बाद मैं बता दूंगा। आप लोग आगे देखिए, नवमांश कुंडली पर आ जाइए। तो सारी स्थितियां यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। अब आगे नवमांश पर देखते हैं। नवमांश के द्वितीयेश मंगल है, द्वितीय भाव के स्वामी, और चतुर्थ में सूर्य शनि केतु से युति में है। यानी कि द्वितीय चतुर्थ भाव में सूर्य शनि और केतु से युति में है। राहु की भी दृष्टि यहीं पर चतुर्थ भाव में है। विवाह भाव पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, सप्तम भाव पर। सप्तमेश बुध स्वयं से द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि छठे भाव में, और द्वादश शनि की तीसरी दृष्टि बुध पर पड़ रही है। ठीक है, तो जन्म और नवमांश कुंडली दोनों ही जगह द्वितीय भाव भावेश दोनों पीड़ित है। अतः राहु में शुक्र की दशा में यह घटना घटी। अब देखिए, राहु में शुक्र की दशा, देखिए शुक्र यहाँ पर है और यहाँ पर इस भाव को देख रहे हैं, इनके पति के आयु के भाव की। अब देखिए, और राहु का देखिए नवमांश पर कितना प्रभाव है। द्वितीय के भाव के स्वामी को राहु देख रहे हैं यहाँ पर, और ये सारी स्थितियां जो भी मैंने बताई यहाँ फुलफिल हो रही हैं। चंद्रमा का पीड़ित होना, सूर्य के साथ है, अमावस योग में होना, शनि का दूसरे भाव पर प्रभाव, शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन, ये सभी स्थितियां यहाँ फुलफिल हो रही है, लग्न कुंडली में भी और नवमांश कुंडली में भी। तो ऐसे आपको देखना है, अगर ये सभी स्थितियां फुलफिल हो तभी आप बता सकते हैं कि वैधव्य योग है कुंडली में। आगे आप लोग और चर्चा करना चाहें इस चार्ट पर तो कर सकते हैं, नहीं तो एक डेट ऑफ बर्थ मैंने बालकिशन जी को दिया है, उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और अच्छे से यहाँ सामने रखकर, जो कि रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होगा। सर एक चीज यहाँ पर ये भी दिखाई पड़ती है कि नवमांश का चतुर्थ भाव जो शुभ भाव है, उसमें सूर्य मंगल शनि केतु बिल्कुल डैमेज है, सेपरेटिव टेंडेंसी के ग्रह हैं। बिल्कुल डैमेज पूरा है, खत्म हो गया वो तो पूरा। हाँ, सुख बिल्कुल, शादी का सुख बिल्कुल खत्म। हाँ बिल्कुल डैमेज है ये जी। अब यहाँ आप लोग ये भी देख सकते हैं इस कुंडली के अकॉर्डिंग कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि गुरु की दृष्टि सब कुछ ठीक कर देती है, लेकिन नवमांश में गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो गुरु की दृष्टि बस हर जगह ऐसा, अगर आप लोग अप्लाई करने लगे कि गुरु की दृष्टि सब कुंडली को ठीक कर देगी, ये दोष दूर कर देगी, वो कर देगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। गुरु की दृष्टि, गुरु सर कमजोर भी कहेंगे ना शुक्र के साथ बैठने पे? हाँ बिल्कुल, वो भी खैर अपने राशि में है, अपने राशि में गुरु है, लेकिन गुरु ने कुछ सपोर्ट नहीं दिया इस चीज को दूर करने में। इसलिए सपोर्ट नहीं दिया कि सप्तमेश जाके अपने से द्वादश में बैठे हैं। आयु का स्वामी केतु के साथ, सूर्य के साथ, शनि के साथ चौथे भाव में बैठा हुआ है, राहु से दृष्ट है, तो बहुत स्थितियां यहाँ पर नेगेटिव है। चंद्रमा जो है वो द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो स्थिति इस कुंडली में बिल्कुल नेगेटिव है, नवमांश कुंडली में भी और लग्न कुंडली में भी। और जब भी आपको फलित करना है तो ये सारे नियम अप्लाई करने होंगे, बड़ी सूक्ष्मता से देखना होगा इस चीज को, तब जाके क्लियर होता है ये सब चीज। तो अगर सर एक चीज और ऑब्जर्व करी है मैंने। हाँ बोलिए। जो इनका जो जातिका का जन्म है वो भी अमावस्या के आसपास का है। बिल्कुल क्योंकि और चंद्रमा और सूर्य चंद्रमा, बिल्कुल, हाँ सूर्य और चंद्रमा वो 7th हाउस में जाके ही बैठ गए दोनों। हाँ बिल्कुल ग्रहण लगा दिया उन्होंने। बिल्कुल, यहाँ अमावस्या योग बन गया, अमावस्या का ही जन्म है, अमावस्या का ही जन्म है ये। सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ हैं, तो चंद्रमा तो वैसे ही पाप पीड़ित हो गए।
चंद्रमा तो वैसे भी पाप पीड़ित हो गए यहाँ पर सप्तम में आके। तो बाल किशन जी, अगर ये अगर हो गया हो तो एक चार्ट मैंने दिया है जो उसको आप डाल सकते हैं, उसको डिस्कस किया जाता, डेट ऑफ बर्थ के साथ सबको बता देते। सर आप लिंक शेयर कर दीजिए, मैं शेयर कर देता हूँ चार्ट अभी। हाँ लिंक शेयर मतलब वो ये वाला ना। हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए आप, मैं शेयर कर दे रहा हूँ ग्रुप पे भी। परमिशन दे देता हूँ मैं आपको, इसको चार्ट परमिशन दे देता हूँ, आप कर लीजिए। हाँ ठीक है, कर दिया मैंने। रिकॉर्डिंग भी बंद कर दीजिए गुरुजी। हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। ओके।